हमारा खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अमन जी, डिजिटल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह की सिचुएशन भी हमारे सामने आएगी। क्या सरकार जो योजनाएं चला रही है, जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इनफ है या फिर और अलर्ट एक्टिव होने की अब हमें जरूरत है? देखिए, ऐसे है कि जो जो सरकार अपनी योजनाएं चला रही है, जैसे अभी मैंने I4C का जी। जो है जिक्र करा, तो संगठन तो हैं, संगठित भी कर रही है सरकार का गृह मंत्रालय जो है वो एक्टिव भी हो रहा है इन चीजों को लेके। अगर हम पिछले 4 साल की बात करें तो 55,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है साइबर ठगी के जो कह लो के केस हैं वो सामने आए हैं, और उसको देख के सरकार भी ऐसे हो जाता है कि एक्टिव हो जाती है, और बहुत सारी संस्थाएं उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो बनाना भी चाहती हैं, बना भी रही हैं। पर साथ के साथ ही अगर हम साइबर ठगों की बात करें तो वो भी अपने आप को टाइम के हिसाब से जो भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक सरकार है वो कुछ उसके ऊपर नियंत्रण करने की बात करती है, नियंत्रण करने के लिए उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए बहुत सारी चीजें करती है, तब तक वो अपना जो है प्लानिंग प्लॉटिंग सब बदल लेते हैं जो अपराधी होते हैं। तो अपराधी छवि वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि लोगों के पास रोजगार हो तो हो सकता है कि इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, जो बढ़ावा देते हैं साइबर क्राइम को, तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। तो सरकार को मुझे लगता है कि नियंत्रण तो साइबर ठगों के ऊपर करना ही है, जो साइबर क्राइम हो रहा है उसको भी रोकना ही है, पर उसके साथ साथ अगर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर जो हमारे हैं, जेनजी, उनको अगर वो रोजगार देने में सामर्थ हो जाए, उनको रोजगार देने में सफल हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल तक इस जो साइबर क्राइम की हम बात कर रहे हैं, साइबर ठगों की हम बात कर रहे हैं, इस पर रोकथाम लग सकती है। क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो बाई हुक और क्रूक पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है इसीलिए वो अपने आप को जो है वो आपराधिक छवि की ओर अपने आप को लेके जाते हैं। किसी को भी अपने आप को अपराधी साबित करना, किसी को भी अपने आप को अपराध में इन्वॉल्व करना, मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता होगा, पर बिल्कुल। ये उनकी भी मजबूरी ही रहती होगी, क्योंकि उनको अपनी कमाई करनी है, उनके पास कमाई के साधन नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो इसलिए शायद वो अपने आप को इस गलत साइड पे ले जाते हैं। बिल्कुल अमन जी, आपने जेनजी की बात करी है, युवाओं की बात करी है, तो सोशल मीडिया और युवाओं का जो कनेक्शन है वो किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया की हम बात करें, जिस तरह का कंटेंट आजकल हमें देखने को मिलता है, अगर इंस्टाग्राम की मैं बात कर लूँ तो जिस तरह की वीडियोस देखने को मिलती है, क्या वो हेल्दी है आजकल के बच्चों के लिए? क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक एज लिमिट सेट कर रखी है कि इसके बाद ही बच्चों को फ़ोन दिया जाएगा। तो क्या इस तरह के कदम भी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं हमारे लिए? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री, जब हमारे देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे मोदी जी जो संबोधन करते हैं लोगों को, तब ये बोल देते हैं कि रील्स बनाने से भी रोजगार पैदा होता है। तो निस्संदेह लोगों का जो झुकाव है वो रील्स की तरफ, जो सोशल मीडिया के कंटेंट हैं उनकी तरफ आकर्षित होगा। और क्योंकि वहां पे ऐसा है कि व्यूज की बात करते हैं, वहां पे ऐसा है कि अपने आप को कितना आप इंगेज रखते हैं, लोग आपको कितना देखते हैं, उस चीज का जो मतलब इस चीज की एक होड़ लगी हुई है कि कितना हम अपने कंटेंट को आगे ले जाएं। इस होड़ में जो लोग हैं वो सही और गलत का निर्णय नहीं करते, वो भूल जाते हैं कि सिर्फ व्यू के चक्कर में वो अपना कंटेंट का जो एक तरफ से इतना कंटेंट का जो स्टैंडर्ड है वो इतना गिरा देते हैं कई बार कि उनको खुद को ही समझ नहीं लगती। पर क्योंकि आपने भी देखा कि इस बार बजट में भी जब बात हुई है, तब भी कंटेंट क्रिएटर की बात हुई है, तब भी उन्होंने बोला कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कंटेंट क्रिएटर का एक जो है वो लैब बनाए जाएंगे अलग से। जी। स्पेशल कोर्स जो है वो शुरू करा जाएगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमारी सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जब बात कर रही है, रील्स की जब बात कर रही है, कंटेंट क्रिएटर की, तो क्यों ना ऐसा कंटेंट बनाया जाए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखा जाए, वहां से ज्यादा कमाई करी जाए। तो इसको लेके लोग जो हैं वो गलत और सही का जो डिफरेंस है वो भूल ही जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंटेंट जो है वो हमें हेल्दी है कि अनहेल्दी है, बच्चों के लिए बुरा है या बड़ों के लिए बुरा है। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तो अपने
छोटे छोटे बच्चों को जिनकी एज अभी 4-5 जी। साल भी नहीं होती है, एज ए कंटेंट उनको यूज करते हैं। उनको लगता है कि लोग उनको उनकी तोतली भाषा में जब वो बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें वो करते हैं, लोगों को लगता है कि लोग उनको पसंद करते हैं। इस चीज को लेके लोग अपने बच्चों को भी, चाहे वो 18 साल से कम के ही हों, चाहे वो बहुत छोटे किड्स हों, उनको भी एज ए कंटेंट यूज करते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में भागने की होड़ लगी हुई है। जैसे टिकटॉक एक दिन इंडिया में बंद हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि कभी ऐसा भी हो जाए कि कभी यूट्यूब बंद हो जाए, या फिर कभी ये चीजें जो रील्स वगैरह बनाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह बंद हो जाए, क्योंकि भारत की बहुत सारे लोग फिर जो है उनका रोजगार जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब जी, रील कंटेंट को लेकर आपकी क्या राय है? और इसके साथ ही जिस कंटेंट की हम बात करें, जैसे कि अमन जी ने भी कहा कि लोगों में कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने की, और इसके चलते वो ऐसे ऐसे पाथ भी यूज़ करते हैं फेमस होने के लिए। इसके कारण एक साइबर क्राइम का जो पाथ है वो भी खुलता नजर आता है। नहीं मैडम, ये तो एक प्रॉब्लम है। उसमें तो यंग लड़के के माता पिता से वो उसने कुछ सिखाना चाहिए, वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन वो साइबर क्राइम से रिलेटेड इतना मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले भी हम जब बॉम्बे से 50 साल पहले, यानी 40 साल 30 साल पहले, इकोनॉमिक ब्रांच अलग थी। इकोनॉमिक क्राइम करने वाले गुनहगार हमेशा रहते थे और वो उसकी मोडस रहती है वो क्राइम करने के लिए। अभी वो डिजिटल इसमें आए, अभी वो साइबर में आए, तो वो तो क्राइम करने का उसका तरीका बढ़ा दे, इसलिए वो अपडेट होते हैं हमेशा क्रिमिनल। उसका बच्चे का और उनका ज्यादा मेरे को संबंध नहीं आता है, उसमें रोजगार का भी ज्यादा संबंध मेरे को नहीं लगता है मैडम। ये जो गुनहगार के जो उसकी मोडस रहती है वो तो अपडेट करते रहते हैं, इसलिए पुलिस को ज्यादा ट्रेन करना चाहिए साइबर क्राइम के लिए। अभी जो फिलहाल हमारा फोर्स है पूरा इंडिया में, उसमें 50% भी साइबर के लिए अवेयरनेस नहीं होगी, उसको नॉलेज नहीं होगा, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत है पुलिस के लिए। और वो प्रिवेंट करने के लिए साइबर क्राइम 2-4 ओटीपी नहीं देना, उसका जो पासवर्ड है वो तो लंबा चाहिए, उसमें लेटर चाहिए, वो तो होता है। लेकिन अगर किसी को अननोन फोन आता है, किसी का अननोन फोन है, तो उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्वर्सेशन अगर अननोन किसी को कन्वर्सेशन हुआ तो हिप्नोटिस्ट सारखे वो यूज करते हैं और उसके बातों में हम आ जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जो भी यानी वयस्कर लोग है, जो ज्यादा एज लोग है, उसने वो हमेशा, अगर कोई ऐसा फोन आया, कोई डाउटफुल है, तो उसके साथ जो भी घर में दूसरे आदमी है उसके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, उनको फोन पे आना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्यादा टारगेट करते हैं बूढ़े लोग के लिए। इसलिए मेरे को लगता है वो यंग लड़का और ये साइबर क्राइम, ये यंग जनरेशन और वो रील बनाना, उसमें कोई इतना मेरे को लगता नहीं। वो तो अलग प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, वो तो अवेयरनेस होना चाहिए। बच्चा अभी लालच भी बहुत बुरी है, अभी जो भी बच्चे चाहते हैं काम नहीं करना चाहिए, इमीडिएट पैसा कैसा आता है, कैसा कमा सकते हैं, वो इसके प्रवृत्ति से ज्यादा ही हो रहा है मैडम। सर, इसके साथ ही आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की थी, उसको लेकर भी लोगों में ज़्यादा जागरूकता या फिर नॉलेज नहीं है। जैसे एआई का भी आपने जिक्र किया था, एआई के ज़रिए लोग ऐसी आवाज़ें भी बना लेते हैं जिसके चलते हमें लगता है कि शायद हमारे कोई रिलेटिव ही है, जो वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है एक्सीडेंट हो गया है किसी का, इतने पैसे भेज दीजिए, या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इन चीज़ों को कैसे पहचानें? इनसे बचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ मैडम, ये तो अभी बहुत चल रहा है। उसमें एआई का आवाज नहीं, वो तो कोड बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सीन बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो एक्टिव जज है उनको ही बताते हैं, जो देखो जज, वो एआई में तो कुछ भी कर सकते। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा कोई फोन आया तो डिजिटल अरेस्ट होता ही नहीं, ये सबको पता चलना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट कोई किसी को कर नहीं सकता, कोई पुलिस ऑफिसर आके तुमको अरेस्ट किया हो नहीं सकता। अभी तो नया कानून में अगर 5 साल के कम सजा वाला का गुना दाखिल हुआ किसी के ऊपर, तो उसको डायरेक्ट अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, उसको नोटिस भेजना पड़ता है। नोटिस भेजने के बाद उसको उनका जो भी कहना है वो बताने के बाद वो अरेस्ट कर सकते हैं। अगर 7 साल और 7 साल के आगे अगर सजा है, उसी में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्ट हो ही नहीं सकता डिजिटल अरेस्ट। इसलिए सब अपने मीडिया, जैसे सोशल मीडिया में गवर्नमेंट ने उसको कोई स्टेप उठाना चाहिए, जो आप सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं डिजिटल अरेस्ट, इसलिए वो प्रिवेंट होगा मैडम। सर, एक और अहम सवाल,
कोई अगर साइबर फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें जो सजा है उसका क्या कुछ प्रावधान है? हाँ मैडम, पहले थोड़ा अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आईटी एक्ट का कलम 66 एक रद्द किया है। बाकी उसमें कलम है, और नया बीएसएनएल का कानून है उसमें भी कलम है। कानून का तो बहुत सीरियस है मैडम, इसलिए ये प्रिवेंट, जैसा हमारे महाराष्ट्र में वो मौका है, जैसा वो पीटा था, वो जो वो सबसे प्रिवेंटिव एक्शन के लिए सीरियस कोई कानून होना चाहिए साइबर के लिए, जिसमें वो उसको जमानत नहीं मिलना चाहिए, जमानत के लिए अंडर ट्रायल चलना चाहिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में मौका लगाया तो वो 6 महीने 2 साल बाहर नहीं आता। इसलिए अगर एक दो केसेस ऐसा हुआ, ऐसा कोई प्रिवेंटिव एक्शन के लिए कोई कानून बना तो ये कम होगा मैडम। बिल्कुल। चलिए ठीक है अमन जी, सबसे अहम सवाल, जागरूकता की बात हो रही है, अवेयरनेस की बात हो रही है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए? सरकार तमाम चीज़ें भी कर रही है, कैंपेनिंग भी की जाती है, उसके बावजूद लोगों में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये जो चीजें सरकार जो नियंत्रण करने की बात करती है, सरकार जो अवेयरनेस क्लासेस लगाती है या फिर लोगों को अवेयर करने की बात करती है, तो इन सारी चीजों को जितना सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा सके उतना मुझे लगता है कि समझाना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों को अपनी भाषा में मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर इंग्लिश की हम बात करें तो ज्यादा समझ लगती है। लोगों को उनकी भाषा में ही समझाना चाहिए और जिस तरीके से वो समझ सके उनको। अगर डिजिटल ही हम क्लासेस की बात करते हैं, अगर डिजिटल भारती ही हम बात करते हैं, तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वैसे ही पूरे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आपने देखा कि मन की बात करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें अगर मन की बात एक बार में प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं और उस टाइम पे वो देश के इतने करोड़ों लोगों को एक टाइम पे एक जगह पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसी ही कोई मुझे लगता है कि टेक्निक कोई इस चीज के लिए भी लेके आनी चाहिए कि एक ही टाइम पे सब लोगों को अवेयर करा जा सके। और जैसे ही जैसे हमारा फोन हम अपडेट करते हैं, वैसे ही अगर न्यू टेक्निक्स कोई जो साइबर ठग है वो शुरू करते हैं या न्यू तरीका कोई वो इन्वेंट करते हैं, तो उस तरीके के बारे में भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो साइबर ठग हैं वो अपने आप को अपडेट करते हैं, वैसे वैसे जो संस्थान हमारे देश की सरकार ने बनाए हुए हैं इस अपराध को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, उनको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। और साथ ही के साथ जैसे जैसे वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वही चीजें उनको लोगों को भी सिखानी चाहिए और उनकी भाषा में सिखानी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आ सके। जितना इसको लोगों को समझ आएगा उतना ही लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। और जितना सारे सरकारी संस्थानों की हम बात करें जो भी रोकथाम के लिए साइबर ठगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए या फिर साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं, उन सबको तभी कंट्रोल किया जा सकेगा जब देश का एक एक नागरिक जो है वो साइबर क्राइम के अवेयर होगा इसके साथ। बिल्कुल, और इसके साथ ही जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल जैसे कि अमन जी आपने कहा, बहुत आसान भाषा में कहीं ना कहीं लोगों को समझाना होगा। टेक्निकल वर्ड्स लोगों को समझ नहीं आते, तो बहुत सिंप्लीफाई करके लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। खैर, आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।